डगर पर वो चला, वहां ना सूरज ढला। डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। साथियों, एक परिवार को चलाने के लिए अनेकों अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कष्ट तो जीवन में कदम कदम पर है। अत्र तत्र सर्वत्र हमेशा हिंदू हिंदू एक मंत्र। विश्व हिंदू परिषद के इस सम्मेलन में आज हमें विराट हिंदू शक्ति का दर्शन हुआ है। बिंदु बिंदु एक मंत्र, सिंधु सिंधु एक मंत्र। ये मंत्र है मोती जैसा, अंधकार में ज्योति जैसा। अरे मुझे बिठा के साइकिल खींचने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अब शाखा में इतना व्यायाम किया है, वो कब काम आएगा। हम उजाला फैलाएंगे, जग में उजाला फैलाएंगे। कोई शत्रु नहीं, सब है मित्र। हो अपना ऐसा चरित्र। नरेंद्र भाई, टालकर प्रतिकूल संवाद को नव संवाद रचेंगे, हम उजाला फैलाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए उस युवक को सब इसी नाम से पुकारते थे। और घर छोड़ने के बाद नरेंद्र भाई को पहली पहचान भी संघ से ही मिली। संघ में नरेंद्र भाई ने पहला पाठ यही सीखा था कि यहां पद से बड़ा दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। एक बात और, संघ में कार्य या टास्क इंपॉर्टेंट होता है, उसे करने वाला नहीं। इन्हीं गहरी बातों को नरेंद्र भाई ने अपने जीवन में उतार लिया और संघ के काम में जुट गए। और फिर यहां से एक नए सफर की शुरुआत हुई। इस दौर में नरेंद्र भाई ने जो देखा, जो पढ़ा, जो सीखा, वो आज उनकी सोच में, उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। लेकिन संघ में आने के बाद नरेंद्र का अगला लक्ष्य क्या था? क्या वो अपना जीवन संघ में ही समर्पित कर देना चाहते थे? तपस्या बड़ी थी, उद्देश्य बड़ा था। संघ में सक्रिय होने के बाद नरेंद्र की सोच ही नहीं, उनके संपर्कों का दायरा भी बढ़ने लगा। नरेंद्र संघ के जिन नए पुराने लोगों से जुड़े, जिनके साथ काम किया, उन तमाम लोगों ने नरेंद्र को संघर्ष में तपते देखा, संघ में निखरते देखा। वो नरेंद्र की यात्रा के साथी ही नहीं, उनसे जुड़ी कई घटनाओं के गवाह भी रहे। वो दैवी पुरुष है, कुछ ना कुछ इनके अंदर है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो सभी डॉक्टर लोग भी अचंबा में पड़ गए कि मैं आज चल सकता हूँ। एक छोटी सी बैग और एक जोड़ी कपड़ा ये रूम में देखा है उनके रूम में, तो ये बहुत विराट पुरुष है। इसका जो स्वभाव था कि लगे रहना और स्टेमिना इतना था कि थकता ही नहीं था। साल 1972 की बात है।
नरेंद्र अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर के करीब एक मकान में रहने लगे। संघ और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। उन्हीं दिनों में श्री जगन्नाथ मंदिर की सेवा में जुटे महेंद्र नाथ झा का परिचय नरेंद्र से हुआ। 72 के साल में जब मैं पहली बार आया था तब नरेंद्र भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब मैं 74 में आया, यहाँ रेगुलर रहने लगा, तब तो नरेंद्र भाई यहाँ पर रेगुलर रहते थे। और रेगुलर रहने के संपर्क में आने का कारण था कि सभी को यहाँ पर नियम था कि सुबह में 4 बजे मंगला आरती में जो भी यहाँ रहते हैं साधु संत से लेकर के विद्यार्थी तक सबको सम्मिलित होना है। तो मैं यहाँ पर आता था और वो भी मंगला आरती में आते थे। नरेंद्र भाई रुकिए जरा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अरे जल्दी करो भाई, मंगल आरती का समय हो गया है। बस मैं अभी आया। तो मंगला आरती करने के बाद सब अपने अपने काम में चले जाते थे। तो हम तो पढ़ने के लिए सुबह में चले जाते थे। पर वो है ना, उनका नियम था 45 मिनट तक यहाँ बैठे रहने का और ध्यान में बैठते थे। मैंने सोचा कि ये आदमी सबसे हटके अलग है, क्यों नहीं इनसे संपर्क किया जाए। तो फिर हम धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ाने लगे और फिर हम नज़दीक आते गए। यहाँ पर जो संत निवास है वहाँ पर एक नीम का वृक्ष था। तो वहीं पर शाम को है ना, रात के 9 बजे वहाँ पर आरएसएस का शिविर लगता था। शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य, इन तीनों से हमें लोगों को जागरूक करना होगा, खास करके गांव वाले इलाकों में। नरेंद्र भाई, लेकिन ये कार्यक्रम बड़ा है और हमारी संख्या भी कम है। समस्या है तो समाधान भी है। हम ज्यादा काम करेंगे, साथ ही हमें अपने संघ में और नए लोगों को भी जोड़ना होगा ताकि काम और तेजी से चले। शाम के समय हम कॉलेज से जब आते थे तो रास्ता हमारा वहीं था। तो हम साबरमती नदी में स्वच्छ पानी हुआ करता था, तो उसमें टहलने के लिए जाते थे। लौटते टाइम पे देखते थे कहीं वो देख तो नहीं रहे वहां से। अरे महेंद्र भाई, कहाँ चल दिए? अरे इधर आ जाओ। केम छो? की नजर तो इतनी तेज होती थी कि देख ही लेते थे। कोई बात नहीं, अभी जाइए, पर रात के 9 बजे एकदम परफेक्ट आ जाना है। नरेंद्र भाई, हमें सूचना दी गई है कि कल कुछ कार्यकर्ता हमारे यहाँ आने वाले हैं। ये तो अच्छी बात है। तो एक बार क्या हुआ, 10-12 आरएसएस के कार्यकर्ता लोग आ गए। अब उस समय इतनी उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि भाई सबको चाय नाश्ता करवाया जाए। लेकिन क्या? हमें उन सबके भोजन का प्रबंध करना होगा और हमारे पास खुद भोजन की समस्या है। ऐसे में हम उनके भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे? उन्होंने अपने सहायक को बोला कि भाई जगन्नाथ मंदिर जाके आओ। इसमें चिंता की क्या बात है? हमारे जगन्नाथ जी है ना, वही सब इंतजाम करेंगे। मतलब तो आए, महन जी की गादी है वहाँ पीछे, वहीं से प्रसाद सबको मिलता है। तो वहाँ जाके वो खड़ा हो गया। कुछ बोले भाई क्या काम है? तो तुरंत स्ट्राइक हो जाता था कि ये तो नरेंद्र का ही आदमी है। बोले क्या चाहिए, बोल कितने लोग हैं? तो महाराज 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, जितने होते थे। और समझ जाते थे कि कुछ नाश्ता वगैरह भिजवाना है। तो यहाँ मंदिर का प्रसाद जैसे मालपुआ है, गाठिया और बूंदी वगैरह बनती है, तो वो दे देते थे। संघ के पास पैसे और संसाधनों की बड़ी कमी थी। इसके बाद भी संघ कार्यकर्ता पूरे जतन से अपने कार्यक्रमों में जुटे रहते थे। संघ के लिए ऐसा ही बड़ा मौका साल 1972 में आया, जब सिद्धपुर में विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद के इस सम्मेलन में आज हमें विराट हिंदू शक्ति का दर्शन हुआ है। वीएचपी की स्थापना के 8 साल बाद उनका गुजरात में यह पहला बड़ा सम्मेलन था, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे थे। गुरुजी के नाम से लोकप्रिय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर भी सम्मेलन में आए। जो लोग धर्म परिवर्तन के जरिए
हिंदू शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, वो समझ जाएं। हिंदू हित के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता। विश्व हिंदू परिषद के सिद्धपुर सम्मेलन में 25,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। इसके पीछे लक्ष्मण माधवराव इनामदार यानी वकील साहब का अथक प्रयास था और सम्मेलन को सफल बनाने में नरेंद्र ने बड़ी भूमिका निभाई। वकील साहब ने सम्मेलन में आए लोगों के खाने पीने और खर्च के हिसाब की बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र को दी थी। संघ प्रचारक लालजी भाई पटेल पहली बार नरेंद्र से वीएचपी के सिद्धपुर सम्मेलन में ही मिले थे। हमारे दोनों की मुलाकात हुई 1972, जब सिद्धपुर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश अधिवेशन था। उसमें वो जो हिसाब विभाग था वो देखते थे। ऐसे वो हिसाब में बड़े बड़े जिसको कहते हैं होशियार है, तो उन्होंने वो हिसाब का काम पूरा किया। इसके कारण मेरा इनका संपर्क आया। नरेंद्र भाई, राशन और कुछ खर्चों के लिए पैसों की दरकार है। वकील साहब ने कहा कि आपसे रुपए ले लूं। रुपए चाहिए? जी ठीक है, आइए मेरे साथ। चलिए आइए। ये लीजिए रुपए। नरेंद्र भाई, इस जमीन के नीचे रुपए गाड़ के रखे? सम्मेलन के काम में मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता था। रुपए कहीं खो न जाए, इसलिए यहीं दबा के रख दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र ने जिस कुशलता से विश्व हिंदू परिषद सम्मेलन का इंतजाम संभाला, उसकी खूब सराहना हुई। सिद्धपुर सम्मेलन में पहुंचे संघ के वरिष्ठ प्रचारक और जनसंघ के बड़े नेता भी उनसे बहुत प्रभावित थे। तो सिद्धपुर में जो विश्व हिंदू परिषद की जो जिम्मेवारी थी, उनको ठीक ढंग से उन्होंने काम किया। इन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेवारी कोई वो तो शुरू उससे हुई, तो ध्यान में आया प्रचारकों का बड़े, तो उनका मैनेजमेंटियल जो करने की आदत है, बाकी के लोगों के पास काम करने की है, वो ठीक ढंग से करने की उनकी क्षमता है। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा सिर्फ भाषण और बयानों में हो तो बात नहीं बनती। उस पर अमल के लिए, उसे जमीन पर उतारने के लिए आपको जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है और इसके लिए आगे बढ़कर फैसला भी लेना पड़ता है। हर मोर्चे पर लड़ना और जूझना पड़ता है। इस बात को शायद नरेंद्र भाई ने संघ के समय ही समझ लिया था और शायद इसीलिए हर बड़े मौके पर वो बड़ी भूमिका में नजर आने लगे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान जब सरकार का जुल्म बढ़ा, तो उन्होंने आंदोलन का मोर्चा थाम लिया। साल 1974 में गुजरात में चिमन भाई पटेल सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। इसकी शुरुआत छात्रों ने की, जो सरकारी कॉलेज के मेस शुल्क में 40% बढ़ोतरी से गुस्से में थे। दूसरी तरफ चिमन भाई सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार और काला बाजारियों से मिली भगत के आरोप लग रहे थे। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में संघ और उससे जुड़े कई संगठन सड़कों पर उतर आए। तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। इसे गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। नरेंद्र भी इस आंदोलन में उतर चुके थे। तो जयप्रकाश नारायण भी इनसे जुड़ गए, क्योंकि इनको लगा कि ये सरकार की नीतियों के विरोध में सही आंदोलन है। तो इनका आशीर्वाद और उसके कारण बिहार के एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ आए। हमारी एबीवीपी के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता लगे। मैं उस समय जिला प्रचारक था। हम सब लोग लग गए, नवनिर्माण जिंदाबाद, नवनिर्माण जिंदाबाद। गांव-गांव में चले गए।
इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और चिमन भाई पटेल से नाराज भी थी, तो जल्दी से इनका इस्तीफा हो गया और उसके बाद यहाँ सरकार जो आई वो कांग्रेस की सरकार नहीं आई, वो संस्था कांग्रेस और जनसंघ से मिली भगत जनता मोर्चा की सरकार आई। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन बेहद असरदार रहा। इसके बाद जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में बिहार सरकार के खिलाफ छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन तेज हो गया और इमरजेंसी के बाद तो पूरे देश में आंदोलन की आग फैल गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। इमरजेंसी की कहानी ये है, तो एक शाम को नरेंद्र भी आए वहाँ, शाम की ट्रेन जाती है वहाँ से कड़ी की, कड़ी रेलवे स्टेशन से मेरा घर ढूंढते ढूंढते घर पर आए और रात हम लोग साथ में रहे, आया खाना बना खाया और बोले कि मुझे सुबह में तो महसाना जाना है। मैंने बोला अच्छा मैं स्टेशन पर आपको छोड़ दूंगा सुबह में। फिर बड़ी सुबह में रेलवे स्टेशन गए, उनको महसाना छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र ने कई दफा अपना नाम और भेष बदला, कई ठिकाने बदले ताकि पुलिस से बचकर वो आंदोलनकारियों को मदद पहुंचाए। इसी बीच केंद्र सरकार आरएसएस समेत 26 संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। संघ के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके थे। सरसंघ चालक बाला साहब देवरस भी जेल में थे। घर पर आकर मैंने अपना रेडियो चालू किया मैसेज न्यूज़ सुनने के लिए। मेरी ये रेगुलर सिस्टम थी और उसमें इमरजेंसी की बात आई। उसमें अटल जी, आडवाणी जी और दूसरे कई लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसा सब आया। वो सुना तो फिर मन में हुआ कि नरेंद्र भी अहमदाबाद कैसे पहुंचेंगे। लेकिन गुजरात में तो उस टाइम पर जनता सरकार थी, भाऊजी जसभाई पटेल थे सीएम और नरेंद्र भाई और शंकर सिंह वाघेला, वो दोनों को साथ में जाने का था वापस। तो नरेंद्र भाई महसाना गए, शंकर सिंह वाघेला महसाना अपने घर पर थे, दोनों साथ में गए। फिर वहाँ से गाड़ी लेके अहमदाबाद पहुँच गए संघ कार्यालय पर। आरएसएस के ज्यादातर कार्यालयों पर सरकार ने कब्जा कर लिया था। ऐसी हालत में नरेंद्र की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। वो लगातार भूमिगत नेताओं के संपर्क में थे। इन दिनों संघ प्रचारक लालजी पटेल भी कई दफा नरेंद्र के साथ होते थे। फिर हमारी मित्रता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी में हम दोनों ने भूगर्भ में साथ में काम किया और मैंने मेरा नाम बदल दिया तो मैं लालजी भी हो गया, वो सरदार जी हो गए। तो पगड़ी पहनकर घूमते रहे। वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं नहीं जानता था मोटरसाइकिल। हम दोनों साथ में काम करते रहे और बड़ा अच्छा काम किया। तब से हमारी मित्रता ज़्यादा अच्छी बन गई। मेरे घर पर एक वक्त पे आए थे इमरजेंसी में। हम लोग घर पर नहीं थे, तो सरदार जी के ड्रेस में आए थे, पगड़ी पगड़ी पहनी हुई बाइक पर। मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे मेरे स्टाफ वाले, उनसे पूछा कि कहाँ गए हमारे भाई साहब, अच्छा कोई घर पर है नहीं। तो वो घबरा गए। तो उन्होंने मुझे आप ऑफिस में जाके पूछिए, मुझको पता नहीं। तो मेरी ऑफिस में से उनको एड्रेस मिला कि मैं कहाँ गया हूँ। तो बाइक लेके वो गांव में आए। मैं पंचायत ऑफिस में बैठा हुआ था, उनकी बाइक गई तो मुझे लगा कि नरेंद्र तो नहीं है, ऐसा मुझे लगा। मैं बाहर आया, ऑफिस में से बाहर आके रोड पर देखा तो आगे किसी से कुछ पूछ रहे थे।
तो फिर मैंने उनको बुलाया, वो आए। हमने क्यों अभी यहाँ पर? मैंने बोला मैं तो मेरे काम से आया हूँ। तो आप कैसे? कि घर पर आया था मैं, आप तो कोई थे नहीं, और ये इमरजेंसी में कब गिरफ्तारी होगी पता नहीं, कहाँ रहेंगे, कितने कब छूटेंगे वो भी पता नहीं है, इसलिए सोचा चलो घर पर जाके भाभी को सबको आप लोगों को मिल लेंगे। हम लोग अहमदाबाद सिटी में भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे, तो उस समय वो सरदार जी के रूप में आते थे। कोई नहीं जानता था कि कौन है। बाद में जब कमरे में जाकर वो अपनी पगड़ी उतारते थे, अरे बोले तो नरेंद्र मोदी है। दरअसल इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र गुजरात में भूमिगत आंदोलनकारियों के बीच सूत्रधार बन गए थे। उन्हें आपातकाल के विरोध में बनाई गई गुजरात लोक संघर्ष समिति का सदस्य बनाया गया था। बाद में इसी समिति के वो महासचिव भी बनाए गए। तो उनको कभी कभी सरदार जी के भेष में देश के कई प्रांतों में भी जाना पड़ा। तो वो दक्षिण भारत में भी गए, बंगाल भी गए, उत्तर भारत में भी गए, दिल्ली भी गए। तो उनको जरा मेरे से ज़्यादा उनको चांस मिल गया, तो वो ज़्यादा प्रचलित भी हो गए। सरकार की सख्त निगरानी के बावजूद नरेंद्र कई भूमिगत नेताओं के संपर्क में रहे। यही नहीं, कई बार उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तारी से बचाया। तो नरेंद्र भाई हमारे साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में ही थे। चोरीवाड़ क्षेत्र के गांव है, वो गांव में रहे थे, खेडूत के घर रहते थे। लेकिन वहाँ रह के कैसे काम करना चाहिए वो हम सब कार्यकर्ताओं को तो सिखाते थे। और जो हमारा पेपर आता था संघ का, वो न्यूज़पेपर कैसे प्रेस में छपे, कैसे कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे, वो काम करते थे। इस वक्त नरेंद्र पुलिस प्रशासन की हिट लिस्ट में थे। भूगर्भ में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। और जो सीनियर कार्यकर्ता जेल में थे उनकी खबर अंतर भी वो रखते थे कि जेल में उनको तकलीफ नहीं होती है, उनके खाना बाना कैसे जाता है, खाना नहीं जाता है तो संघ के कार्यकर्ता के घर से खाना उनको पहुंचा जाता था। वो सभी चिंता वो करते थे। आपातकाल के दौरान सरकारी जुल्म और संघर्ष के न जाने कितने किस्से। कई आंदोलनकारियों ने तो गुमनामी में रहकर लड़ाई लड़ी। वहीं इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र ने जिस तरह से तमाम जोखिमों के बीच काम किया, उससे यह भरोसा तो और पक्का हो गया कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटते। साल 1978 में नरेंद्र भाई को संघ का विभाग प्रचारक बनाया गया। इसके बाद साल दर साल उनकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। इस दौर में नरेंद्र में एक असाधारण क्षमता वाले राजनेता की झलक दिखाई देने लगी थी। अशोक भाई मेहता, गिरीश शर्मा, लाल भाई बाना भाई पटेल, नाटू भाई धाबी, अतुल भाई दीक्षित, डॉक्टर केडी जेसवानी, अक्षय गजानन मोहिले, नवीन भाई सेठ, महेंद्र नाथ झा, लालजी भाई पटेल जैसे संघ से जुड़े ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र भाई के साथ बरसों काम किया। इन्होंने नरेंद्र भाई की सोच, उनके जुनून और उनके काम करने के तरीके को करीब से देखा है। एक बार शाखा में गए और सभी स्वयंसेवक का परिचय किया, फिर वो स्वयंसेवक कहाँ भी मिले उसको तो नाम से बुलाते, आओ लाल भाई, भूलते नहीं कुछ। वैसे अपने सरल लगते, लेकिन उनका प्रभाव जब उनके परिचय में आए जाए तो उनको कभी छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा उनका प्रभाव था। अरे अतुल भाई, केम छो? मजामा नरेंद्र भाई, आइए आ गए समय से। हाँ जी आइए। जब आते थे वहाँ उस समय तो मोबाइल वगैरह नहीं था, वो लोकल फ़ोन था। तो लोकल फ़ोन से पहले बोल देते थे कि मैं आ रहा हूँ, और फ़ोन से पहले भी पोस्ट कार्ड आ जाता कि अब मेरा प्रवास इस दिन है, ये तारीख को मेरा प्रवास है, इस तारीख को मैं आऊँगा, बराबर, ये बस में मैं आऊँगा, तो ये बस इतने बजे बस स्टैंड पर आएगी,
तो मैं साइकिल लेके वहाँ खड़ा हो जाता था। बस में से उतरे तो वो साइकिल पर पीछे कैरियर पर बैठ जाते थे। मोड़ लेता हूँ, चलिए बैठिए, चलो। उस टाइम में हमारे पास कार भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, हमारे पास साइकिल होती थी। तो जो कार्यक्रम बस स्टैंड से उतरते थे तो फिर जहाँ जहाँ घूमने के लिए जाना पड़ता था तो हम साइकिल चलाते, उनके पीछे नरेंद्र भाई बैठते थे। मुझे साइकिल पे बिठा के खींचने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं 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 नहीं, अब शाखा में इतना व्यायाम किया है तो वो कब काम आएगा। अच्छा किया तुम आ गए। अब आप आने वाले थे तो आना तो था ही। और शाखा में कैसे चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है। संघ के काम में जुटे नरेंद्र ने कमोवेश गुजरात का हर इलाका छान मारा। थैली में 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबों के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता था। अलग अलग इलाकों में दौरे के लिए उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। बस साइकिल जैसी सवारियों से ही दूर दराज के इलाकों में जाना होता था। भाई जल्दी आइए। मैंने कहा नरेंद्र भाई पीछे आइए आराम से, मैं जगह रोकता हूँ। उन्होंने जोर से चिल्लाए कि सबसे आगे की सीट में जगह रोकना, सबसे आगे की। मैं थोड़ा झुंझलाया कि ये क्या, आगे की सीट मिले वही काफ़ी है। बोले नहीं नहीं, सबसे आगे की सीट लेना। आइए आइए, चलो चलो बैठो। यहाँ नरेंद्र भाई बाद में आए, बैठे, तो मैंने कहा झुंझला करके, नरेंद्र भाई ये क्या आपका आग्रह, सबसे आगे की सीट में बैठना? बोले तुम खुद देख लो, सबसे के आगे की सीट में जगह ज़्यादा होती है तो आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। बाकी की सीट में सिकुड़ कर बैठना पड़ता है। हमको जाना है 1.5-2 घंटे लगेगा, तो सिकुड़ कर आपका घुटना देखो, मेरा भी घुटना देखो। हम अब आराम से बैठते हैं, बातें करेंगे, मज़े लेंगे। बैठना ही है तो इस छोटी सी बात को ध्यान क्यों न रखना। बस में हमेशा आगे ही बैठना चाहिए। ऐसा क्यों नंद भाई? समझाता हूँ। देखो यहाँ बैठने से पैर के लिए भी ज़्यादा जगह है, आराम भी ज़्यादा है ना। ये तो है नंद भाई। मैंने पूछा कि आपको ये कैसे विचार आया? बोले मैं प्रवास करता रहा हूँ निरंतर, और आपको उन्होंने बताया 83 का समय था, 83 में। आपको पता है जो प्लेन में होता है आगे की सीट, उसका विशेष चार्ज होता है। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। आपको कैसे पता? बोले मैं सब पता रखता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर ये एसटी वाले को पता चल गया क्या वो भी आगे की सीट का भाव बढ़ाएंगे? बोले वो नहीं बढ़ाएंगे। अरे हवाई जहाज में अगली सीट का ज़्यादा दाम होता है। हाँ? नरेंद्र जिनसे मिले उन्हें अपना बना लिया। परिवार के सदस्य की तरह उनका हाल चाल लेते रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, ये नरेंद्र का सहज स्वभाव बन चुका था। जब मेरी शादी हुई थी, बराबर, तो शादी होनी थी, हमारे प्रत्येक प्रसंग में वो आते थे। मेरे भाई की शादी में भी वो आए थे, और जब मेरे लड़के की वो जनोई वगैरह थी तब भी वो आए थे। सभी कार्यक्रम में हमारे पिताश्री जैसे थे। शादी होने के बाद वो मेरी पत्नी के पास उनके पियर के घर में रहती थी, वो उनके बहन के वहाँ गई थी। तो वो वहाँ गए और बोले कि जो अतुल है वो अतुल को मैं ले जा रहा हूँ, और अतुल दिन रात काम करेगा, अगर कुछ गाली देना है तो मुझे गाली देना, उनको मत देना। लोगों तक संघ की बात कैसे पहुंचे, उन्हें समाज और देश हित के मुद्दों से कैसे जोड़ा जाए, नरेंद्र इसके लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते थे। मैं एक सामान्य स्वयंसेवक था और कारपेंटरी का काम कर रहा था। मेरे घर के सामने नगर कार्य भगवान भाई पाठक का घर था, वहाँ नरेंद्र भाई आते थे, उनका निवास स्थान रहता था मेरे घर के सामने बराबर।
हम खिड़की में खड़े होकर के ऊपर के मंजिले पर आमने सामने बात करते थे। हमारे विभाग प्रचारक थे, तहसील केंद्र में भी उनका बार बार प्रवास होता था। हमारी अच्छी शाखा थी और व्यक्तिगत हमको मिलने घर पे भी आते थे संपर्क के लिए, तो वो हमारे घर पे भी आए हैं। और मैं जब प्रचारक निकला 82 में, तभी भी वो हमारे विभाग प्रचारक थे और मुझे लेने वही आए थे कि आप चलो, संघ के काम में आपको लगना है। उनकी सभाओं में भीड़ जुटने लगी थी। साथियों, एक परिवार को चलाने के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। कष्ट तो जीवन में कदम कदम पर है। हर एक स्वयंसेवक को इन संघर्षों के लिए निरंतर तैयार रहना होगा। और उनके ओजस्वी भाषण का सम्मोहन ऐसा था कि लोग हटने का नाम नहीं लेते। नरेंद्र भाई जैसे बौद्धिक प्रारंभ किया कि तुरंत वर्षा रानी का आगमन हो गया। हम सबके अंदर एक गर्व की भावना हो। मुझे अपने स्वयंसेवक होने पर गर्व है। और क्रमशः उनकी बरसात की आवाज़ बढ़ती गई। तो बाकी लोगों को ऐसा था कि नरेंद्र भाई प्रवचन थोड़ा शॉर्ट करके कार्यक्रम पूर्ण करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मेघ गर्जना बढ़ती गई, आवाज़ बढ़ती गई, ऐसे ही नरेंद्र भाई ने अपनी आवाज़ और बड़ी करते गए। एक तो ऐसी क्षण आई कि जो स्थान था कार्यक्रम का, उसके चारों ओर इमारत थी, तो जैसे आवाज़ आती थी मेघ गर्जना की, तो उसके सामने नरेंद्र भाई भी आवाज़ का इको हमको अनुभूति होती थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस प्रकार से दोनों की बीच में जुगलबंदी चलती रही। आखिर मेघराजा को शांत होना पड़ा। भारत माता की, भारत माता की। और नरेंद्र भाई ने पूरे समय जो उनका दिया गया था, पूरे समय तक उनका प्रवचन पूरा हुआ और एक भी कार्यकर्ता उठ नहीं पाया। इतना उनका हृदयस्पर्शी प्रवचन था। तो मैंने पूछा स्वाभाविक रूप से कि नरेंद्र भाई, आपकी आवाज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? तो वो हंसते बोले कि सामान्य लोग क्या बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाते हैं, मेरी माँ ने मुझे माइक वाटर पिलाया है। नरेंद्र जहां भी गए, लोगों को संघ से जोड़ने की कोशिश की। इससे गुजरात में शाखाओं के विस्तार में काफी मदद मिली। उन्होंने गुजरात के हर इलाके में भरोसेमंद लोग तैयार किए, जिनके जरिए संघ के काम को आगे बढ़ाया। देश के जमीनी हालात क्या हैं? गांव, कस्बे और शहर में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी कैसी होती है? नरेंद्र ने उसे सिर्फ देखा ही नहीं, उसे जिया भी। और इसीलिए वो संघ प्रचारक के समय से ही समस्याओं में उलझने से ज्यादा समाधान पर ज्यादा सोचने लगे। खासकर जिन मसलों पर राजनीति होती है, लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं, नरेंद्र भाई ने ऐसे मामलों का बेहद साहस से, बड़ी सोच के साथ सामना करना शुरू कर दिया। यह नरेंद्र की शख्सियत का वो पहलू था जिसे कई लोगों ने पहली बार देखा। धरा की पुकार है, गगन की पुकार है, पथ भूले हुए पंथ है और पार्थ को ललकार है। संप्रदायों में बंटता मानव, मानव से बनता है दानव। हुंकार हो हल्ले से, बहुत से हंगामे यहां, अभिमान की खड़ी दीवारें हैं यहां और सपनों का संहार है, ललकार है, पुकार है। धर्म के नाम पर नफरत और झगड़े, हिंसा और रक्तपात, नरेंद्र गुजरात में ये सब कई बरसों से देखते आए थे। लेकिन संघ प्रचारक बनने के बाद उन्हें इसका सीधा सामना करना पड़ा। ईडर में एक बार हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। एक हमारे हिंदू युवक था, चेतन करके नाम था, उनका स्टैबिंग में खून हो गया, वो मर गया था। तो हम लोग युवावस्था में थे, संघ के कार्यकर्ता थे, हमको भी जुस्सा आ गया। हम लोग भी संघ के कार्यकर्ताओं के साथ वो लकड़ी और तलवार लेके चले गए मुस्लिम विस्तार में। पुलिस लगी थी कुछ, लेकिन हम तूफान करने के लिए हम भी चले गए। तो दूसरे दिन पेपर में आया कि संघ के कार्यकर्ता इतने लोग तलवार लेके चले गए थे।
सांप्रदायिक उन्माद के तूफान को कैसे रोका जाए, यह प्रश्न नरेंद्र के लिए नया नहीं था, लेकिन बतौर संघ प्रचारक वो सीधे इसका सामना कर रहे थे। 2-3 दिन बाद नरेंद्र भाई का प्रवास ईडर में हुआ। बुलाने के बाद बोले कि वो जो दंगे हुए इसमें आज सब लोग गए थे। तो हम तो उत्साह में आके खुश होके बोला कि हमको तो प्रमोद ऐसा ऐसा शाबाशी मिलेगा। तो हमने कहा हाँ हाँ हम गए थे, तलवार लेके गए थे हम। हाँ, तो उन्होंने बोला बहुत डांटा कि हमारा काम, संघ का काम तूफान करना नहीं है, तूफान को डामना है। यदि आप तलवार लेके नहीं गए होते, लकड़ी लेके नहीं गए होते और सीधे साधे वहाँ जाके आप बैठे होते तो समाधान नहीं होता। क्या मुस्लिम समाज के साथ हम बैठ के काम नहीं कर सकते? नरेंद्र ने यह फैसला कर लिया कि वो धार्मिक उन्मादियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। साबरकांठा जिले में प्रांतिक तहसील है, तो प्रांतिक तहसील में हमारी छोटी शाखा चलती थी। बच्चे आते थे शाखा में, बड़े नहीं आते थे कोई। थोड़ी मुस्लिमों की बस्ती है वहाँ, तो कुछ दंगा हो गया एक बार, उसमें थोड़ी पिटाई भी हुई हिंदू समाज की। तो उन्होंने ऐसा एक प्लान बनाया कि पूरा हिंदू समाज संगठित हो करके रास्ता पर निकले एक बार। तो उनके वो समय में जन्माष्टमी तय किया गया कि जन्माष्टमी का त्यौहार ऐसा मनाए, पूरे प्रांतिक शहर में इतनी पब्लिक कभी देखी नहीं है लोगों ने, और हिंदुत्व का प्रकटीकरण होना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन किया कि उसी दिन जमीन दिखने नहीं मिलती थी प्रांतिक शहर में, और जितने भी विधर्मी थे वो गांव छोड़कर भाग गए थे। और नरेंद्र भाई का बहुत बढ़िया प्रवचन भी हुआ। साल 1985 में अहमदाबाद एक बार फिर अचानक सांप्रदायिक तनाव से घिर गया। शहर में कर्फ्यू लगा था और इन सब के बीच इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा कैसे निकलेगी। तो रथ यात्रा में सरकार की परमिशन के लिए सारी गुजारिश की गई। सरकार ने मना कर दिया कि ये रथ यात्रा निकली और राइट्स होगा तो कौन संभालेगा, कितने लोग मर जाएंगे। एक बार तो लगा कि रथ यात्रा का निकलना नामुमकिन है, लेकिन दुख और हताशा के बीच नरेंद्र विश्वास से भरे थे। पर प्लानिंग तो नरेंद्र भाई ने की थी, जबरदस्त प्लानिंग की थी। प्लानिंग करके रखा था उन्होंने कि अगर थोड़ा सा भी चांस मिला तो रथ यात्रा तो निकलेगी। फिर किसी पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाई टीयर गैस छोड़ो, तो जितने भी वहाँ पुलिसकर्मी थे सबने मना कर दिया, नौकरी छोड़ना पसंद है, भगवान पे टीयर गैस नहीं छोड़ेंगे। अब वो तो रथ वहाँ तक पहुँच गया था। फिर पूरी नरेंद्र भाई की टीम क्या, और उसमें आम पब्लिक भी, लोगों का इतना सेंटीमेंट था, ऐसा जुड़ा वो रथ। तो खींच के चले तो पूरा रथ निकल गया और पूरे परिक्रमा जैसा होता है 18 किलोमीटर का पूरी परिक्रमा करके आए। उनकी योजना के मुताबिक रथ यात्रा समय पर निकली और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयकारों के साथ निकली। संघ ने नरेंद्र को समाज के हर दुख दर्द से जुड़ना सिखाया था। इस सीख को नरेंद्र ने अपने जीवन में उतार लिया। गुजरात में जब भी लोगों पर कोई बड़ा संकट आता, नरेंद्र उनकी मदद के लिए सक्रिय हो जाते। नरेंद्र भाई, सौराष्ट्र की खबर बहुत चिंताजनक है। हाँ, रोज खबरें पढ़ रहा हूँ। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। कुछ सोचना होगा। सोचना नहीं, कुछ करना होगा। साल 1987 में आए अकाल से सौराष्ट्र में हाहाकार मचा था। इस मुश्किल घड़ी में नरेंद्र संघ के साथियों के साथ आगे आए। उन्होंने सौराष्ट्र के गांव-गांव में गुड़ आटे की बनी सुखड़ी बांटना शुरू कर दिया। वो नरेंद्र भाई का जो सूचन था वो रंग लाया। ट्रकों भर भर के एक एक जिले से हमको सुखड़ी मिली और उनको वितरण भी किया। ट्रांसपोर्टेशन का प्रश्न था वो भी हल हो गया, और ट्रांसपोर्ट मालिक को मालूम पड़ा कि ये सेवा का काम कर रहे हैं,
दुष्कालग्रस्त में जा करके सुखड़ी पहुंचा रहे, घर घर से लेकर गए। तो ट्रांसपोर्ट वाले भी, मालिक भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभाग प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक से लेकर प्रांत प्रचारक तक बने। उन्होंने हर वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई जो उन्हें सौंपी गई। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें संघ को छोड़कर राजनीति में आना पड़ा। सन 1980 में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरे भारत में सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई थी, जिनमें एक गुजरात के महसाणा की सीट थी। उन दिनों गुजरात में भाजपा के बड़े चेहरों में नाथालाल झगड़ा का नाम सबसे ऊपर था। संघ से आए नाथाभाई झगड़ा वर्षों से जनसंघ के संगठन मंत्री थे। बाद में वो बीजेपी के संगठन महामंत्री भी बने। नाथालाल झगड़ा से नरेंद्र बेहद प्रभावित थे। नाथालाल झगड़ा ने जितना काम किया है जनसंघ में, जितना दोहरा किया है, कभी बैठा ही नहीं था। हरदम कहीं न कहीं जाता था और आता था तो मेरे घर पर ही ठहरता था। और नरेंद्र मोदी भी जब महामंत्री बने तो मेरे घर पर ही ठहरता था। नाथा जी जो थे हमारे भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री थे। इस तरह संगठन मंत्री और संघ दोनों साथ में काम किया करते थे, इसलिए वहाँ से फिर नाथा भाई के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस तरह संघ में इस तरह प्रचारक तरीके संघ से वो अखे गुजरात में फिरते रहे और पूरे भारत में घूमते रहे। इसी तरह उन्होंने अपना जीवन इस तरह पूरा किया है। जनसंघ के नेता नाथालाल झगड़ा हो या फिर गुजरात में संघ के पुरोधा वकील साहब, इनके सानिध्य में रहकर जो सीखा वो नरेंद्र की बड़ी पूंजी थी। और आने वाले वक्त में इसी ने एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के लिए रास्ता तैयार कर दिया। साल 1985 में वकील साहब का देहांत हो गया। इसी बीच गुजरात के बड़े नेता नाथालाल झगड़ा की तबीयत भी खराब रहने लगी। वो भी संगठन के आदमी थे, लेकिन धीरे धीरे उम्र होने के बाद सबको धीरे धीरे दूसरा आदमी तैयार करता है। तो नाथालाल जी ने भी उनके बाद नरेंद्र भाई मोदी को पार्टी में तैयार किया। इन्हीं दिनों गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा और ऊर्जावान नेताओं की खोज शुरू हुई। गुजरात में पार्टी को मजबूत नेतृत्व देने के लिए पार्टी ने नागपुर में सरसंघ चालक बाला साहब देवरस से संपर्क किया। देखिए, हमें अपने पार्टी के लिए गुजरात में युवा नेतृत्व की जरूरत है। पार्टी में ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो लंबे समय तक भागदौड़ कर सके, जो गुजरात की जमीन से जुड़ा हो। इसके लिए हमें सर संघ चालक के साथ बात करनी होगी। इस बात पर कई दिनों तक विचार हुआ और आखिर में बाला साहब देवरस ने ही यह निर्णय लिया कि संघ प्रचारक नरेंद्र को भारतीय जनता पार्टी में भेजा जाए। जब नरेंद्र भाई भाजपा में गए, उसके पहले से 3-4 साल से चल रहा था कि भाई एक फुल टाइमर प्रचारक आरएसएस ने भाजपा को देना चाहिए। ये चर्चा तो चल रही थी, लेकिन निर्णय किसी का नहीं हो रहा था। मुझे जानकारी मिली कि एक नाम मेरा था, एक नाम इनका था। मैंने तो मेरे जिन्होंने बात करी थी, मैंने कहा भाई मैं भाजपा के लिए फिट नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी की क्वालिटी ये थी कि एक तो इनका अध्ययन की मानसिकता थी, अध्ययन की, तो अध्ययनशील व्यक्ति ही चाहिए भाजपा में। एक दूसरा, परिस्थितियों का आकलन करना। तो आकलन, मेरा थोड़ा बेस था आध्यात्मिक, तो मैं उसी में लगा। उनका आकलन करने की, परिस्थितियों का आकलन पहले से करते रहते थे, तो वो हमारे बीच में भी बातें होती रहती थी। तो हमारी प्रचारकों की टोली में किसी को ये नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी को भाजपा में क्यों भेज दिया, किसी को नहीं लगा, क्योंकि इनकी एक प्रकार से इसी प्रकार की सोच और क्वालिटी भी थी। जिस डगर पर वो चला वहाँ ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी
नरेंद्र को भारतीय जनता पार्टी में भेजे जाने की खबर गुजरात में तेजी से फैली। इस खबर से कई संघ कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका लगा। संघ से जुड़े कुछ लोगों ने तो बैठक में इसका विरोध भी किया। नरेंद्र का संघ से जाना कई कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा था जैसे कोई परिवार छोड़कर जा रहा हो। संघ की मीटिंग हुई और संघ की मीटिंग में नरेंद्र भाई को बीजेपी का दायित्व सौंपा गया। तो हम लोग, मैं तो युवावस्था का था और मैंने सोचा कि हमारे प्रचारक बीजेपी में क्यों जाए, तो हमने विरोध भी किया था कि नरेंद्र भाई को बीजेपी में क्यों ले जाते हो, हमारे प्रचारक बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी राजकीय क्षेत्र है, हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं है। बात नरेंद्र भाई को मालूम हुआ तो नरेंद्र भाई ने बोलाया कि वो हमारा संघ का एक है कि संघ के जो प्रचारक का दायित्व जो होता है, उनको जो सौंपा जाता है वही करना पड़ता है, इसलिए मुझे बीजेपी का दायित्व सौंपा है तो मैं बीजेपी में काम करूंगा। संघ के युवा प्रचारक नरेंद्र अब राजनीति की राह पर आगे बढ़ने वाले थे। वो संघ के आदेश मानने को बाध्य थे या फिर वो यही चाहते थे? क्या नरेंद्र की इच्छा राजनीति में आने की थी? उन दिनों नरेंद्र के साथ रहे धर्मेश शाह जैसे कार्यकर्ताओं का जोर था उन्हें संघ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। उस टाइम पे मैंने बताया था कि आपको जो आरएसएस का प्रचारक का हुद्दा है वो छोड़ के आपको राजकारण में आना चाहिए और अच्छी भूमिका अदा करनी चाहिए, इतना बताया था मैंने। उनकी संगठन ताकत इतनी काबिलियत थी और याददाश्त भी इतनी काबिलियत थी कि ऐसा आदमी मिलना असंभव था। और उनके साथ बातचीत से मैं भी बड़ा प्रभावित हो गया था, तो मेरे को भी लगा कि उसको राजकारण में जाना चाहिए। साल 1986 में नरेंद्र संघ से सियासत में आ गए। आगे की राह बहुत कठिन थी, जहां राजनीति के घात प्रतिघात, पार्टी के अंदर और बाहर की दांवपेच, सत्ता की लड़ाई। नरेंद्र के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, लेकिन संघ के अनुशासन में पले बड़े नरेंद्र ने सियासत का हर समीकरण बदल कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद गुजरात की राजनीति का नया चैप्टर खुल गया। इस दौर में नरेंद्र ने पॉलिटिक्स का पेचीदा पाठ कैसे सीखा, कैसे नरेंद्र ने गुजरात से लेकर देश के दूसरे राज्यों में पार्टी की पैंठ बढ़ाई, किस तरह उन्होंने संघ की सीख को सियासत में आजमाया और कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। ये पूरी कहानी अगले हफ्ते जारी है। नरेंद्र भाई, नमस्कार। जिस डगर पर वो चला वहां ना सूरज ढला, डर के ना अंधियारों से वो कभी टला। गिला शत्रु का हो अभेद ना परवाह, है युद्ध कर्तव्य का है ये कुरुक्षेत्र। लेके हर लक्ष्य को वो साथ है चलता, निडर संतान है वो मातृभूमि का। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। इस देश की उत्थान की वो नींव रखता हर डगर। इतिहास हाँ इतिहास, वो इतिहास रचता हर पहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।